डॉक्टर साहब, कल जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहम फैसला आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में, अभी तक ये जो चेमगोइयाँ चल रही हैं, क्या नवाज शरीफ साहब को इस जो फैसला आया है इससे कोई रिलीफ मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा? देखें जी, सबसे पहले तो मैं एक अपने हवाले से एक ज़ाती माजरत अपने नाजरीन से करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि एक तो ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये लाइव जा रहा होता है, ये रिकॉर्डेड नहीं होता कभी भी। एक बात तो ये, दूसरी बात ये है कि जो मैं इसमें गुफ्तगू कर रहा होता हूँ वो मैं किसी टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं पढ़ रहा होता, मेरे सामने कुछ लिखा हुआ नहीं होता, बल्कि ये जो बहुत सारे कागज़ पड़े हुए हैं इन पे या तो ये स्लाइड्स हैं जो भी टीवी पे चलेंगी तो मैं उनका नंबर फिर बीच में बता रहा होता हूँ, और हमारी प्रोडक्शन टीम और जो असिस्टेंट्स हैं वो उसको सारा लाइनअप कर रहे होते हैं। और तो उसमें ये चूँकि एक फिलवदी मैं बात कर रहा होता हूँ तो इसलिए कहीं अगर ऊंच नीच हो जाए, क्योंकि ये टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है हमारे पास, कुछ है नहीं यहाँ पे इस तरह का सिस्टम इस प्रोग्राम के लिए, तो अगर कहीं कुछ स्लाइड ऊपर नीचे हो जाए, कोई नक्शा ऊपर नीचे हो जाए लाइव चलते हुए, तो उसके लिए ख़ुद भी और टीम की तरफ से तो नहीं, वो तो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, सारा दिन ज़ाहिर है इस पर कर रहे होते हैं काम, उनको पॉइंट्स देता रहता हूँ, स्लाइड्स वगैरह वो बनाते हैं। तो ये बस ध्यान में रखें कि ये प्रोग्राम जो है ये कहीं से देख के नहीं पढ़ा जा रहा होता, बल्कि ये बात हो रही होती है। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब के ऊपर बहस चल रही है, अभी तक सऊदी अरब वो आ गए हैं खैर से। सवाल ये है कि कल के फैसले का एक तो ये कि तफसीली फैसला कब आएगा। ये जिस तरह समाज चली है और जितने दिन चली है और जो उसमें दलाइल दिए गए हैं और फिर उसके बाद जो सवालात पूछे गए हैं और जो मुख्तलिफ जज साहिबान की राय है, मतलब मुख्तलिफ शिकों के हवाले से, मतलब एक पूरे जो बिल है उसके ऊपर एक नुक्ता नज़र है, फिर उसके बाद एक जो है वो माजी से तलाक होगा नहीं होगा, उस पर कुछ जज साहिबान इधर से उधर हैं उनकी राय, कुछ की जो है वो अपील का हक होगा नहीं होगा, वो उनका माइंड वहाँ पे है अप्लाई। तो ये जो है ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बिल की शिकों के ऊपर भी 2-3 हिस्से हैं, ठीक है। फैसला जब आएगा तो अब जाहिर वो लिखा जा रहा होगा, मुख्तलिफ जो जज साहिबान है वो अपनी अपनी राय उसमें लिखेंगे, तो तफसीली फैसला आएगा तो पता चलेगा कि उसमें क्या है। तो ये, और जाहिर है कि उसमें एक वक्त लगेगा, लेकिन इसमें जो वही बात कि इस पर मुख्तलिफ जो माहिरीन कानून है वो मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। एक तो ये कि 5 साल के ऊपर बात चल रही है कि वो एक्ट बन गया तो नवाज शरीफ साहब उसके ऊपर 5 साल की जो नाहलियत है उसके ऊपर चैलेंज करेंगे और एक्ट के तहत वो ख़त्म हो जाएगी इशू। वो एक तो वो बात चल रही है और उनके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरा जो जिसके ऊपर तकरीबन तमाम जो माहिरीन कानून है वो खामोश हैं, वो है सज़ा। और वो जो सज़ा है, वो सज़ा जो है अब सज़ा के मतलब सज़ा हो चुकी है, सज़ा सुनाई जा चुकी है, वो जेल में थे, तो जेल में ज़मानत नहीं होती, पैरोल पे रिहाई होती है। सही। और अगर कोई शख्स सज़ा काट रहा हो तो उसकी पैरोल पे रिहाई होती है। गैर मामूली हालात थे जिसमें अदालत ने पहले सज़ा मुअत्तल की और फिर ज़मानत पे वो 8 हफ्ते की वो भेजा गया, वो हम बात पहले भी कर चुके हैं। तो अब पोजीशन क्या होगी कानूनी, क्या मतलब राहदारी ज़मानत तो तब होती है जब एक अदालत से दूसरी अदालत में पेश होना होता है, मतलब जैसे मुनसिर आई है बाहर मिसाल के तौर पर, उन्होंने पाकिस्तान आना हो, उनको राहदारी ज़मानत मिल जाएगी कि वो कह रहे हैं सरेंडर करना है। लेकिन ये है कि जो अगर सज़ा है तो वो तो सज़ा में वो ज़मानत कैसे होगी, यानी बिल्कुल ऐसे ही ना, कुछ 5 साल 4 साल 2 साल 3, अगर 2 साल से कम होती तो शायद उसमें हो जाती। यहाँ पर एक अब उनकी कानूनी टीम जो है वो यकीनन इसको पढ़ रही है अभी मुझको मुतालिया करके, लेकिन इसको मुतालिया तो तब होगा ना जब ये तफसीली जजमेंट आएगी। तो तफसीली फैसला जब आएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि ये इसमें क्या होना है। और इसी तरह से जो नैब की तरामीम है, तो उन तरामीम को तो ख़त्म कर गए थे जस्टिस उमर बंदयाल साहब, तो नैब की तो वो तो अपनी जगह, क्या उस पर दोबारा मतलब उसको चैलेंज किया जाएगा? नैब तो बहुत ज़्यादा फ़ाल है, मैंने कल भी बात की थी, बहुत
तो ये भी सवाल उस वक्त तक मेरे ख्याल से जब तक ये तफसीली फैसला नहीं आ जाता, और तफसीली फैसले का आज मैंने पता किया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ये तो आपको पता है कि जो जज साहबान ने बीच में उनकी राय है और जो कमेंट्स हैं और मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ शिकों के ऊपर मुख्तलिफ उनकी आरा हैं, ये कोई एक फैसला थोड़ी है जो एक पे डिसेंटिंग नोट आ जाएगा। ये तो कुछ यानी कुछ जज साहबान हैं जो यहाँ पे 10 हैं, 10-5, लेकिन कहीं पर 6-8, कहीं पे 7-4, मतलब इस तरह करके मुख्तलिफ शिकों पे मुख्तलिफ हैं 2-3 जगहों पे ना। तो ये फैसला जो है ये बड़ा एक तफसीली फैसला होगा और तारीख़ी फैसला भी होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे हमारे जो मुल्क की सियासत है और जो अदालती मामलात हैं उनको एक शक्ल देगा। उसमें पार्लियामेंट को भी बताया जाएगा, अदालत का रोल भी डिफ़ाइन होगा। उसके बाद फिर ये मामला जो हैं ये हल होंगे। इस दौरान जो है नवाज शरीफ साहब की तैयारी है वापस वतन वापसी की, और वो सऊदी अरेबिया में हैं, और सऊदी अरेबिया के बाद दुबई से पाकिस्तान। तो ये अब देखते हैं कि ये क्या कानूनी जो टीम है उनकी, जाहिर है कि वो एक ये जो फैसला है इसके बाद एक नई स्ट्रेटजी तैयार कर रही होगी, करेगी, और वो फिर किस तरह से आगे मामला चलते हैं वो आने वाले दिनों में बात होंगे। लेकिन जो कुछ दुनिया में हो रहा है ना, पाकिस्तान में क्या होना है उसका फैसला वो खित्ते के और दुनिया के हालात करेंगे। ये तकरीबन हर मुल्क में ऐसे ही। और मैं आपको एक बात बिल्कुल ये बताऊं कि जो ये जंग हो रही है ना इस वक्त, ये इसराइल की बका की जंग है। सही। यानी इसके बाद या तो इसराइल है या नहीं, या और है तो किस शक्ल में है, सही, क्या उसकी शक्ल सूरत क्या है, और वो एक कमज़ोर रियासत के तौर पे उभरा है। और ये मैं आपको बताऊं कि कमज़ोर रियासतों के साथ बड़े मुल्क खड़े नहीं होते, आलमी क़ुव्वतें खड़ी नहीं होती। अब ये जो सारा मामला है कि 3.8 बिलियन साल का दिया जा रहा है, और इतनी एड, और फिर आयरन डोम, और फिर साइबर अटैक्स भी हो गए, और मतलब हर सतह के ऊपर जो मैं कह रहा हूँ ना, 2G ने 5G और 6G को उलट पुलट कर दिया। और फिर ये कि उनके पास फंडिंग, ये जो यानी आप देखें कि लेटेस्ट ब्लॉकचेन के थ्रू जो है उनकी फंडिंग, वो अपनी फंडिंग कर रहे थे ब्लॉकचेन, पूरी ब्लॉकचेन के थ्रू क्रिप्टो करेंसी, और उस पे इनका सारी जो फंडिंग है वो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन का जो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, वो वैसे तो ब्लॉकचेन में और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन ये कि वो जो क्रिप्टो करेंसी वाला फैक्टर है उसके थ्रू फंडिंग वो कर रहे थे। तो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की है इस पूरे अरसे में। अब आज ये मामला है कि ये मतलब उन्होंने आज देखें ना, आज 5-6 दिन हो गए आज इस वाक़े को, और 6 दिन के दौरान भरपूर बमबारी हुई है। उन्होंने जवाब भी दिया है, गज़ा के अंदर शहादतें हो गई हैं, चारों तरफ से उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, अभी भी झड़पें हैं। कितना हार्डवेयर उनका डैमेज हुआ है ये हमें नहीं पता। अभी तो ये है ना कि वो यरगमाल बना के ले गए और इतने फौजी उन्होंने मार दिए, लेकिन ये है कि वो हार्डवेयर जो उनके जो टैंक्स थे, उनके आयरन डोम, उनको भी तो अटैक किया है ना, वो डैमेज अभी तक नहीं पता चल रहा। कितनी बख्तरबंद गाड़ियाँ उन्होंने तबाह की हैं, ये वो इसराइल तो नहीं बता रहा। तो ये, लेकिन ये मैंने आपसे कहा ना कि ये बका की जंग है। अच्छा, अब इसमें जो आज एक नई बात सामने आई है, देखिए आज सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो आज पहुँचे हैं तल अवीव, और तल अवीव में नई हुकूमत कल बनी है, और उसमें गांस भी आ गए हैं जो कि अपोजिशन लीडर थे, और पहले वो इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उसके सरबराह रहे हैं, वज़ीर दिफा रहे हैं, नेतन्याहू को चैलेंज करते रहे हैं, नेतन्याहू के लेकिन उन्होंने एक वॉर कैबिनेट बना ली कि जब तक ये जंग है तो हम एक कौमी हुकूमत बना लेते हैं। और कौमी हुकूमत बना के उन्होंने कहा कि हमास का अब हर शख्स जो है वो मुर्दा है, और अब जो है इनका सफ़ाए हस्ती से नाम मिट जाएगा। लेकिन सेक्रेटरी ब्लिंकन ने एक तो बात की है ना कि अमेरिका साथ खड़ा है इसराइल के, और ठीक है, बिल्कुल साथ खड़ा है। लेकिन एक बात और आज सामने आई है जो बड़ी हैरानकुन बात है, और वो ये बात है कि एक तो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कहा कि 25 अमेरिकन नेशनल्स जो हैं वो मारे गए हैं। अच्छा, अब वो मारे गए हैं, कैसे मारे गए हैं 25 नेशनल्स? वो क्या बमबारी में मारे गए हैं, या इसराइल की बमबारी में मारे गए हैं, हमास ने मारा है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। हमास ने तो कहा है कि हमने नहीं मारा। फिर वो कैसे मारे गए हैं 25 नेशनल्स? क्या वो
उन झड़पों में मारे गए हैं जो बाहर ही आए थे और बाहर मौजूद थे, यानी जहाँ पर इसराइल के लोगों को मारा है हमास ने, तो वहाँ पर ही क्या अमेरिकन भी थे। 25 की फिगर आ जाएगी सामने। और ये जो बात है ये बड़ी यानी इसका जो दूसरा एंगल है वो बात जो उन्होंने की है, मैं उसके एक और एंगल के ऊपर ज़्यादा यानी मेरे लिए हैरानकुन खबर है, हैरानकुन बात है। और वो ये है कि आज से जो 23वीं स्लाइड है, अगर हमारी टीम दिखाए, आज से कोई 2 महीने पहले ये इसराइल ने वीज़ा फ्री एंट्रेंस 6,800 पैलेस्टीनियन अमेरिकन्स को 2 हफ्तों में कहा था कि जो अमेरिका में जो पैलेस्टीनियन अमेरिकन्स हैं उनको कहा था कि वो आ जाएं। वो अमेरिकन्स हैं लेकिन अमेरिकन शहरी हैं लेकिन हैं फ़लस्तीनी, यानी फ़लस्तीनी अमेरिका के जो हैं उनको इसराइल ने वीज़ा देके बुलवा लिया था। सही। तो उनको कहा था कि अब आ जाएं, फ़लस्तीनी हैं लेकिन अमेरिकन नेशनल्स हैं। अब जनाब आज जो है ये एक ख़बर सामने आ रही है और वो जो ख़बर है उसको वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कोट किया है। 5वीं स्लाइड, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि 600 अमेरिकन मौजूद हैं गज़ा में। 600 अमेरिकन गज़ा में मौजूद हैं। इसको अगर हम थोड़ी देर रखते हैं, अगर इसको हम देखें तो 600 अमेरिकन का जो मतलब है वो जो हमारी 5वीं स्लाइड है, 5th स्लाइड, यूएस एस्टिमेट्स अप टू 600 अमेरिकन इन गज़ा। और इसके बाद जो है इसी खबर को फिर जो है वो वॉल स्ट्रीट जर्नल से उठा के फिर जो राइटर्स दे रहा है खबर वो भी, और फिर उसके बाद बीबीसी ने भी कोट किया है इस फिगर को कि ये जो 25वीं स्लाइड में बीबीसी ने कोट किया है। फिर उसके बाद हर जगह पे ये खबर आ रही है कि 600 अमेरिकन जो हैं वो मौजूद हैं गज़ा की पट्टी में। अब ये एक बहुत बड़ी तादाद है और 600 अमेरिकन का होना जो है ये कोई मजाक नहीं है। 500 से 600 अमेरिकन। इसी को फिर बीबीसी ने कोट किया, इसी को राइटर्स ने कोट किया, आगे बीबीसी ने कोट किया इसराइल हॉस्टेज क्राइसिस इन एवरी बीबीसी ने भी इसको आगे कोट किया है अपनी खबर के अंदर। और फिर नीचे उन्होंने लिखा है कि ये 600 के करीब 500 या 600 जो हैं वो अमेरिकन हॉस्टेज बने हुए हैं उसमें। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में अगर ये अमेरिकन जो हैं ये पैलेस्टीनियंस हैं या ये इसराइल के हैं कौन से, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकन नेशनल्स गज़ा में फंस गए हैं। 600, 500 से 600 और 25 जो हैं वो वहाँ पे मारे गए हैं। अब कैसे, कहाँ, किसके हाथों, ये एक सवाल है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो अमेरिका है वो बूट्स ऑन ग्राउंड अपने नहीं भेज रहा, यानी फौज नहीं भेज रहा। उन्होंने कहा हम साथ खड़े हैं आपके, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इसको सीज़ फायर किया जाए और हमास को उन्होंने बुरा भला भी कहा है, सब कुछ कहा है। लेकिन हमास के साथ एक ट्रैक टू हमेशा अमेरिकन का किसी न किसी हवाले से किसी न किसी मुल्क के थ्रू रहता है।